आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने एक 20 वर्षीय लड़की के शव को संदेहास्पद स्थिति में किया बरामद। क्षेत्र में कई तरह के चर्चे। बेनीपट्टी के सरसब में बछराजा नदी में डूबकर एक किसान की हुई मौत। गोताखोर कर रहे शव का खोजबीन। खजौली थाना क्षेत्र के घुसकीपट्टी गांव में मोइन में डूबने से एक युवक की हुई मौत। बिस्वी प्रखंड के कटैया बरहा परसौनी के बीच बहने वाली कोसी नहर की धारा से एक महिला का शव हुआ बरामद। शिनाख्त में जुटी पुलिस। बासोपट्टी के छतौनी सिमरारी के बीच ईंट चिमनी के निकट पानी से बरामद हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी संतू नगर के बाल गृह का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। जयनगर अंचल में सुधीर कुमार ने नए अधिकारी के रूप में किया पदभार ग्रहण। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक शुरू हुआ सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में किया उद्घाटन। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ में जयनगर निवासी धनिकलाल को अनुमंडल अध्यक्ष पद पर किया गया मनोनीत। नर्क की जिंदगी जीने को विवश है बेनीपट्टी शाहपुर के वार्ड 8 के दर्जनों परिवार। साल में 11 माह बिताते हैं जल जमाव में समय। वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में कमी के कारण हरलाखी के टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने किया हंगामा। अस्पताल कर्मियों ने कहा 340, लोगों ने कहा सिर्फ 200 लोगों ने करवाया है कोरोना टीकाकरण। अपनी मांगों के समर्थन में भाकपा माले ने बेनीपट्टी ब्लॉक पर दिया धरना। कोरोना से हुई मौत पर सरकार को अविलंब मुआवजा देने की मांग। जयनगर में भाकपा कोरहिया शाखा की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई संपन्न। मजबूती व विस्तार को लेकर हुए कई चर्चे। और बिहार प्रांत के राज्यव्यापी कार्यक्रम आरोग्य मिशन संजीवनी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन को किया संपन्न। लगातार किया गया पौधारोपण। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र से एक 20 वर्षीय लड़की का शव बरामद करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गौरतलब है कि बासोपट्टी थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर उस लड़की का शव बरामद किया। लड़की घोरबंकी पंचायत निवासी रामकुमार शाह की पुत्री रश्मि राखी बताई गई है। दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उस लड़की को जहर देकर मार दिया गया था और आनन फानन में शव जलाने की प्रक्रिया की जा रही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सूझबूझ से वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर गड्ढे में से शव निकाला और उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर मृतका के छोटे भाई के बयान के आधार पर उसकी बहन बाथरूम गई और बाथरूम से बाहर आने पर चक्कर खाकर गिर गई। जब उसे एक जयनगर के निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया तो डॉक्टर ने उसे वहां मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद रिश्तेदार के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस घटना में दूसरी तरफ मधुबनी महिला मंच की अध्यक्षा दीपशिखा सिंह का कहना है कि लड़की को जहर देकर मार दिया गया और घटना का पता न चले इसके लिए आनन फानन में शव को जलाने की तैयारी की जा रही थी। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भी कई शंका जताए हैं, क्योंकि शव को कार से ले जाया गया और उसके जलाने के लिए केरोसिन के गैलन रखे हुए थे। हालांकि पुलिस ने कहा है कि पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की खबर पता चल पाएगी। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक 20 वर्षीय लड़की के शव को संदेहास्पद स्थिति में बरामद किया है। मृतक लड़की की पहचान घोरबंकी पंचायत के बलाट टोला निवासी स्वर्गीय राम कुमार शाह की पुत्री रश्मि राखी के रूप में की गई है।
घटना बुधवार की देर शाम की है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि मृतका को उसके परिवार के एक सदस्य ने जहर खिलाकर मार दिया है और शव को जलाने की प्रक्रिया चल रही है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अरविंद कुमार के निर्देश पर एएसआई नंद कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि मृतक का चाचा राजा साहब व मृतका के 2 छोटे भाई समेत अन्य रिश्तेदारों के द्वारा एकजुट होकर शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी थी, जिसके बाद पुलिस ने वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर अपने सूझबूझ से शव को गड्ढे से बाहर निकाल पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। हालांकि मृतका के छोटे भाई का कहना है कि वह सपरिवार जयनगर नोनिया कॉलोनी के वार्ड 3 में रहता है। दिन के करीब 1:30 बजे उसकी बहन बाथरूम से निकली और चक्कर खाकर गिर गई। आनन फानन में उसे जयनगर के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गौरतलब है कि मृतका बीए पार्ट 2 की स्टूडेंट थी। परिजनों का यह भी कहना था कि मृतका मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। हालांकि पुलिस को शक इसलिए भी हुआ क्योंकि मिथिला परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कारी की कोई तैयारी नहीं थी। वैगनार कार से शव को उस जगह ले जाया गया और शव के समीप केरोसिन तेल का भरा गैलन था। हालांकि इस घटना को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। उधर इस घटना को लेकर क्षेत्र में भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही है। बहरहाल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। वहाँ जैसे इसका तबीयत खराब हुआ और टॉयलेट से निकली, अचानक तबीयत खराब हुआ तो इसको ले जाया गया। वहाँ जेवाई मेमोरियल हॉस्पिटल है जयनगर में, वहाँ ले जाया गया दिखाने के लिए। जब तक डॉक्टर देखने आए तब तक एक्सपायर कर। जयनगर से इसको लाया कौन वहाँ से? वहाँ तो आए हैं सब आदमी साथ आए हैं। कौन लाया जयनगर से इसको यहाँ? हम आए, उनके चाचा आए, सब आदमी आए। इसका चाचा का नाम क्या है? इनके चाचा जी यहीं पर हैं, संजय कुमार, और उनकी मौसी भी है। मतलब ये जो है ना मेरी बड़ी बहन की ये हुई और वो जो हुए हैं हमारी छोटी। प्रशासन क्या कर रहे हैं? प्रशासन क्या कर रहे हैं वो तो हमको क्लियर बता नहीं कुछ रहे हैं। वो कह रहे हैं रुक जाइए, तो हम लोग रुक गए हैं। रुकने के लिए प्रशासन कह रहा है तो रुके हुए हैं जी। उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं जी सर। अभी जैसे सूत्र के हिसाब से पता चल रहा है कि डीएसपी साहब जयनगर से आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग रुके हुए हैं। हम लोग कुछ गलत करेंगे तब ना। हम लोग तो जो बात है वो हम साफ साफ बता रहे हैं। हम लोग बताने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जयनगर से कब लाश आया यहाँ? यही 3:30-4 बजे लगभग आए हम लोग। क्या नाम हुआ शुभ आपका? मेरा नाम रोशन कुमार प्रधान होगा। सूचना के अनुसार पता चला है कि लड़की को जहर देके मारा गया है, क्या ये सही है? आप कौन हुए? आप उसके मौसी हुए? घटना कैसे हुआ? घटना हुआ मतलब बाथरूम करके निकली हुई, उसके बाद एक बैग जैसे मतलब कि गिरने लगी तो उसके अंकल जो थे ना उसको पकड़े उसके बाद सुलाए उसको। उसके बाद मतलब हार्ट अटैक नहीं होता है, सांस लंबा लंबा लेने लगी। उसके बाद जो है उसको फिर पानी उनी पिलाए तो फिर ठीक हुई, फिर उसी तरह से करने लगी। तो इसको जेएनवाई मेमोरियल में ले गए तो वहाँ पे इसको मृत घोषित कर दिया गया। आपका नाम? रेखा कुमारी। आप रहते थे जयनगर? जी। जयनगर से आप ही लोग यहाँ लेके आए? हम नहीं आए, उस टाइम में हम नहीं थे, उस टाइम में मधुबनी गए हुए थे। यहाँ कौन सब लाया इसको जयनगर से? वो भी गई है घर रिपोर्ट लाने के लिए। आपके हस्बैंड? ये नहीं, इनकी जो मतलब वो मौसी जो इसके पास रहती थी, हम दूसरे मतलब मौसी ही हैं। हम मेरा भी वहीं यहाँ जयनगर में आप भी रहते थे? जी। आप भी उसी का मौसी हुए, लेकिन आपके दूसरा बहन के पास ही रहती थी? जी। इधर दूसरी तरफ जब इस मामले की सूचना महिला विकास मंच को मिली, जिसके बाद अध्यक्षा दीपशिखा सिंह और समाज सेविका बिट्टू मिश्रा ने सक्रियता से जयनगर प्रशासन को घटना से अवगत कराया। हालांकि थाना के द्वारा दाह संस्कार को रोककर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। महिला विकास मंच की अध्यक्षा दीपशिखा सिंह का कहना है कि लड़की को जहर दिया गया है और घटना को छुपाने के लिए परिजनों के द्वारा दाह संस्कार की प्रक्रिया की गई थी। महिला विकास मंच मधुबनी की अध्यक्षा दीपशिखा सिंह और समाज सेविका बिट्टू मिश्रा ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग की है। एक बहुत ही दर्द भरी घटना है जो कि हमारे मधुबनी के अंदर हुई है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है फाइनल की हुआ क्या है उस घटने में, लेकिन कुछ चीजें हैं जो शक भी है और शक करने पे लोगों को मजबूर भी कर रही है।
अभी काफी लोग जुड़े फिर मैं बताती हूँ हुआ क्या है। आज दिन के दोपहर में 4 बजे के आसपास में मुझे एक गुप्त सूचना मिली है कि बासोपट्टी थाना के अंदर घोरबनकी गांव में एक लड़की की लाश को जल्दीबाजी में उनके परिजन द्वारा जलाया जा रहा है और उनकी डेथ कैसे हुई ये किसी को नहीं पता है, ना उनके गांव के लोगों को पता था, ना उनके किसी परिजन को पता है, ना पूछने पे कुछ बताया जा रहा है। आप इस पे जांच करें। खबर मिलते ही हमने काफी लोगों से पूछताछ शुरू किया, काफी जगह हमने इंक्वायरी भी की। फिर मुझे पता चला कि वो लड़की का उम्र 20 साल है और उसका नाम रश्मि राखी है। उनके फादर का नाम राम कुमार शाह है और वो अस्थाई निवासी नवटोला घोरबंकी के हैं, लेकिन वो लोग अभी रहते जयनगर के यूनियन टोला में हैं। और उनके फादर की डेथ कुछ दिन पहले हुई, फिर उसकी मां की डेथ हुई, फिर आज उनकी बेटी का डेथ होना। उनके माँ और फादर के डेथ के बाद वो एक भाई बहन है जो अपने चाचा के यहाँ, जिनका नाम संजय राउत है और उर्फ राजा, उनके यहाँ रहते थे। पता नहीं ये डेथ कैसे हुआ, क्यों हुआ। अचानक से उनके मोहल्ले में भी काफी लोगों ने इससे जब मैं फोन करके पूछी तो उन लोगों को भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ घटना हुआ है। हमारे फोन के बाद फिर मुझे कॉल बैक आया कि नहीं ऐसा कुछ घटना हुआ है, लड़की की डेथ हो गई है, लेकिन कैसे हुई है ये किसी ने भी क्लियर नहीं किया। फिर मैंने जयनगर में भी इन्फॉर्म किया, डीएसपी सर को इन्फॉर्म किया, बासोपट्टी थाना को इन्फॉर्म किया और लाश अभी कब्जे में ले लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि डेथ कैसे हुआ है और ना मैं कुछ ऐसा कह रही हूँ कि उसे मार दिया गया है, लेकिन शंका इस बात का है कि आखिर एक पे एक डेथ होना, फादर का चले जाना, मदर का चले जाना, फिर बच्ची का चले जाना, किसी को कुछ पता नहीं होना, आसपास पड़ोस में किसी को पता नहीं होना, किसी रिलेशन में किसी को पता नहीं होना चाहिए। जहां तक स्थानीय गांव निवासी जहां पे लाश को जलाया जा रहा है उन्हें भी नहीं पता है कि वो डेथ कैसे हुई। स्पॉट पे बस डेथ बॉडी को वैसे ले जाया गया, साथ में एक मिट्टी तेल का बॉटल वहां दिख रहा है। कुछ समझ नहीं आया कि वो सिचुएशन क्या था। परिवार वाले से पूछा गया तो वो कह रहे हैं बीमार थी और डेथ हो गया। तो अगर बीमार थी तो उनका ट्रीटमेंट कहीं ना कहीं से चल रहा होगा और नहीं किसी साजिश के तहत उसको मारा गया है। तो ये बहुत गलत हो रहा है हमारे समाज में और मैं इस चीज के लिए पूरे समाज से और प्रशासन से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को भी अगर इस घटना के बारे में कुछ पता है तो जरूर महिला विकास मंच को बताएं, गुप्त रूप में बताएं। आपका कोई नाम नहीं लिया जा रहा है, इसमें महिला विकास मंच इसकी लड़ाई लड़ेंगी। और समाज से मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर इस ढंग का घटना समाज में हो तो आवाज आप ही उठाएंगे। अगर आज आवाज आप नहीं उठाएं तो कल आपके बच्चों के साथ आप माहौल बिगड़ेगा और समाज में ऐसे ही आए दिन घटना घटेंगी। आज उसके घर में हुआ है तो कल आपके घर में भी घटेगी, तब आप क्या करेंगे? जब से मैं ये घटना देख रही हूँ तब से हाँ कुछ अच्छे लोगों का भी मुझे फोन आया है कि मैडम हम लोग इसमें आपके सपोर्ट में हैं, ऐसा फीडबैक मिल रहा है। कुछ निगेटिव बातें भी आई हैं, लेकिन कुछ अजीब कॉल आ रहा है, आप क्यों उस मैटर में पड़ी हैं, आप छोड़ दीजिए, उसका मैटर है, आप क्यों पड़ी? भैया क्यों नहीं पड़े? क्या समस्या है आपको? इसका मतलब आप चाहते हैं कि समाज में गंदगी हो और इस टाइप से आप लोग समाज में गंदगी फैला रहे हैं। मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। मुझे उनकी कुछ लोगों से पता चला कि वो लड़की ठीक थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, मेडिकल से कर रही थी। तो फिर ये क्या है? ये अचानक से डेथ हो जाना, किसी को पता नहीं चलना, जल्दीबाजी में जाके लाश को जलाना। डेथ होता है जयनगर में, घोरबंकी, यहाँ से अलग बासोपट्टी क्षेत्र में जाके आप उसको जला रहे हैं। मुझे नहीं पता, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही हूँ अभी, ना उनके पेरेंट्स को भी, उनके चाचा चाची, किसी को भी मैं ब्लेम नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं यही चाहती हूँ, मैं प्रशासन से यही गुजारिश करती हूँ कि इस मामले की जांच की जाए और तह तक जाया जाए कि ये घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ और इसकी पूरी जानकारी दी जाए। अभी फिलहाल जो डेड बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए गई है, बाकी चीज खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही होगी और मुझे उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से ही आएंगे, उसमें कुछ गलत नहीं होगा। और ये घटना सुन के तो क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्ची का बस एक छोटा भाई है, मैं तो मिली नहीं हूँ, कल मिलूं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
मधुबनी जिले के विभिन्न अनुमंडल व प्रखंड से बाढ़ के कारण डूबने की मौत लगातार आ रही है। एक बार फिर बेनीपट्टी प्रखंड के सरिसब स्थित बछराजा नदी में डूबकर एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि किसान के शव को अब तक बरामद नहीं किया जा सका है। वहीं इस घटना की सूचना के घंटों बाद भी प्रशासन के नहीं पहुंचने पर स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हालांकि शव की बरामदगी के लिए स्थानीय गोताखोर अभी भी शव को ढूंढ रहे हैं। बेनीपट्टी के सरिसब स्थित बछराजा नदी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक किसान का शव नहीं मिला है। स्थानीय गोताखोर शव की खोजबीन में जुटे हैं। मिली जानकारी के अनुसार सरिसब के विष्णुदेव कामत सुबह अपने खेत में रोपनी के लिए नदी किनारे से जा रहे थे और इस दौरान उनका पैर फिसल गया। पैर फिसलने से वह बछराजा नदी में जा गिरे। डूबने के कई घंटों तक सूचना के बाद भी प्रशासन नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश है। वहीं दूसरी ओर सभी स्थानीय गोताखोर शव की तलाशी में लगे हुए हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के घुसकी पट्टी से खबर आई है, जहां एक 17 वर्षीय लड़का घुसकी पट्टी गांव में मोइन में डूब गया, जिसे स्थानीय भाषा में जलकर कहा जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि भैंस चराने के बाद नहाने के दौरान वह गहरे पानी में चला गया। जब तक लोगों के द्वारा निकालकर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। खजौली थाना क्षेत्र के घुसकी पट्टी गांव में गुरुवार की दोपहर एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक की पहचान गांव के राम सेवक राय के 17 वर्षीय पुत्र पवन के रूप में हुई है। डूबने के करीब 2 घंटे बाद स्थानीय लोग व मल्लाहों के द्वारा काफी मशक्कत से शव को उस मोइन यानी कि जलकर से खोजकर निकाला गया। सूचना पाकर पहुंची खजौली पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बालक गांव स्थित मोइन में भैंस को धोने गया था। भैंस धोने के बाद अन्य बच्चों के साथ वह नहाने लगा। इसी क्रम में वह गहरे पानी में डूब गया। डूबने की आहट पाकर बच्चों ने शोर मचाया। जब तक लोग जुटते तब तक डूबकर पानी के अंदर दब गया। स्थानीय लोग व गोताखोरों ने पानी में महाजाल गिराकर करीब 2 घंटे तक खोजबीन की। उसके बाद उस मोइन में से शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंचे एसआई इंद्रदेव सिंह, एसआई राजीव कुमार सहित अन्य सशस्त्र पुलिस बल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेज दी। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने कहा कि परिजन के लिखित आवेदन पर यूटी केस दर्ज हुआ है। ड्राइवर मंगा बोलो टेम्पू के हो गेले दीपक क्या से लेके हाँ देख न रे कहां पर एड्रेस बता दीजिए। पिताजी का नाम क्या हुआ? नहीं जो तू तो जो हेले धिया पुता को मांग तो बुझले हेले जाके हम 3-4 पोता हेले तो हम सब कामे पर छलिए तुरंत में हल्ला भले जब मैं डूब गई। क्या बजे सुबह के करीब घटना छे? 10 बजे के आसपास के छे। अहाँ बुझले जे डूब गेले केना मिलले फेर ई लड़का? जाल की नाम छले लड़का के? पवन। कते एज हेते? 17-18 साल। अहाँ के नाम की बाबा? जगेश्वर। घर कते? जगह के नाम कहियो ने? घुसकी पट्टी। वार्ड नंबर 14। क्या भाई छे यो लड़का? पिताजी की करै छे? अच्छा, उनका पिताजी के नाम की छे? राम भरोसे। और सुबह में नहाय के लिए आयल छले 3टा दोस्त के संगे। अच्छा, भैंसी के लग सेहो आयल छले धोय के लेल। ओही में जे छै से ओहि में डूब गेलै। ये केना अहाँ केना बुझलिए? हल्ला भेले तो डूबले हल्ला भेले। हमर मोबाइल कते रे? तखन बुझलिए। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के कटैया बरहा परसौनी के बीच बहने वाली कोशी नदी की धारा से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की उम्र तकरीबन 40 से 50 वर्ष के बीच बताई गई है, लेकिन महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बिस्फी प्रखंड समेत
आसपास के कटैया, बरहा, परसौनी, नूरचक समेत सभी गांवों में इसकी सूचना गई। स्थानीय लोग भी देखने पहुंचे, लेकिन महिला की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। महिला ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और उसके शिनाख्त के लिए खोजबीन जारी है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के कटैया, बरहा, परसौनी के बीच बहने वाली कोशी नहर की धारा में गुरुवार को एक महिला का शव तैरते हुए पाया गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह बच्चों ने बरहा गांव निवासी दीपक कुमार झा को दी। उन्होंने तत्काल अन्य लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा। लोगों ने तैरते हुए शव को किनारे लाया और उसकी जानकारी थाना को दी गई। देखते ही देखते बरहा गांव के कई लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। यह कोशी नहर जो कटैया से बरहा होते हुए परसौनी को जाती है, उस नहर के पश्चिमी तट पर बांध के किनारे उस महिला का शव मिला। महिला की उम्र तकरीबन 50 से 60 वर्ष की बीच की बताई जा रही है। उसके कान में लोकल टॉप्स, नाक में सोने की छक, हाथ में चूड़ी और उसने नीले रंग की साड़ी पहनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वह बरहा गांव की नहीं है। हालांकि इसके बाद कटैया, दामोदरपुर, परसौनी और अंधरी फोन किया गया और वहां से भी लोग देखने आए, लेकिन शव की पहचान नहीं हो पाई। मौके पर ग्रामीणों ने बेनीपट्टी व पतौना थाना को सूचना दी। तत्काल दोनों थाना मौके पर पहुंचे। पतौना थाना क्षेत्र में पड़ने के कारण पतौना थाना अपने कब्जे में लिए। पतौना के थाना अध्यक्ष विजय पासवान ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शव की शिनाख्त जारी है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी सिमरारी के बीच में ईंट चिमनी के समीप पानी के धार के किनारे एक युवक का शव बरामद किया गया। हालांकि लोगों द्वारा कयास लगाया जा रहा है कि युवक नेपाल का है और बाढ़ के पानी में डूबकर बहते हुए उसका शव इधर आ गया है। युवक की शिनाख्त की जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मधुबनी जिला के बासोपट्टी थाना क्षेत्र के छतौनी सिमरारी के बीच में ईंट चिमनी के निकट शव से अज्ञात का शव बरामद किया गया। घटना की सूचना मिलते ही बासोपट्टी पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में कई अधिकारी व पुलिस बल की भीड़ जुटी। वहीं दूसरी तरफ शव को देखने के लिए आस पड़ोस की भीड़ जुट गई थी। पड़ोसी देश नेपाल से आने वाली बछराजा नदी के एक कैनाल से बहती पानी से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। स्थानीय लोगों ने आशंका व्यक्त किया कि नेपाल की ओर से पानी के साथ लावारिस अवस्था में शव बहकर आया है। प्रथम दृष्टया बरामद शव को देखकर अनुमान लगा कि अज्ञात शव नेपाल से पानी के सहारे आई है। अज्ञात शव की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष के बीच बताई जा रही है। नदी के कैनाल में पानी कई दिनों से बह रही है। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं दूसरी तरफ शव की शिनाख्त जारी है। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार मधुबनी शहर स्थित संतू नगर के बालिका बाल गृह का निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न स्थितियों का जायजा लिया और मौके पर पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल गृह में रहने वाली बालिकाओं को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा मधुबनी के संतू नगर स्थित बालिका बाल गृह का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक, जिला बाल कल्याण समिति के सहायक निदेशक, सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कुणाल कौशल व जिला प्रोग्राम पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी ने बाल गृह संतूनगर का निरीक्षण किया व संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि बाल गृह में रह रही बालिकाओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हां, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन
और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। जयनगर में नए अंचलाधिकारी के रूप में सुनील कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने उपस्थित पत्रकारों से बात की, जहां उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल और समाज के बुद्धिजीवी लोगों के साथ बैठक कर व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही संबंधित जमीनी विवाद का निपटारा सर्वप्रथम किया जाएगा। जयनगर अंचल के नए अंचलाधिकारी सुधीर कुमार ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि जमीन संबंधित मामलों का निपटारा करने के लिए वह तत्पर रहेंगे। हर संभव प्रयास कर सभी काम समय पर करेंगे। पदभार ग्रहण करते ही अंचलाधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दल व सामाजिक बुद्धिजीवियों के साथ एक बैठक आयोजित कर व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता होगी कि किसी भी व्यक्ति के अंचल कार्यालय संबंधित कार्य को ससमय निष्पादन किया जाए, जैसे दाखिल खारिज व विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जैसी चीजें शामिल होंगी। उन्होंने मौजूदा समय में बरसात को लेकर आपदा संबंधित कार्य व बाढ़ प्रभावित इलाकों को चिन्हित करने की बात कही। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। शिशु मृत्यु दर का एक मुख्य कारण दस्त भी है। इसके नियंत्रण के मद्देनजर मधुबनी जिला में 15 जुलाई से आगामी 29 जुलाई तक सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसको लेकर मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने सदर अस्पताल में इस पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गुरुवार को मधुबनी के जिला पदाधिकारी के द्वारा राज्य भर में प्रारंभ हो रहे सघन दस्त नियंत्रण 15 से 29 जुलाई तक को लेकर मधुबनी सदर अस्पताल में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के बाद जिला पदाधिकारी ने बताया कि 5 वर्ष तक के आयु वाले बच्चों में होने वाली शिशु मृत्यु दर के प्रमुख कारणों में दस्त भी एक प्रमुख कारण है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जन समुदाय में इस बीमारी तथा इसके रोकथाम के उपाय के लिए जन जागरूकता पैदा किया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 15 दिनों में सभी अस्पतालों में ORS कॉर्नर बनाया जाना है, जहां शिशुओं को ORS का घोल आवश्यकता अनुसार दिए जाने के तरीकों का प्रदर्शन ANM के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही पूरे पखवाड़ा के दौरान आशा कार्यकर्ता व उनके क्षेत्र में घर घर का भ्रमण कर दस्त से प्रभावित बच्चों के लिए ORS और जिंक टैबलेट का वितरण व उपयोग का प्रदर्शन किया जाएगा। स्थिति के अनुसार दस्त से प्रभावित बच्चों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें आवश्यकता अनुसार दस्त से प्रभावित बच्चों को आशा की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अनुमंडलीय अस्पताल, सदर अस्पताल में भर्ती के लिए भेजा जाएगा। इस कार्यक्रम में उपयोग करने के लिए ORS की लगभग 10 लाख पैकेट व 4 लाख जिंक टैबलेट BMSICL से प्राप्त हो चुका है, जिसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया और जिला स्तर से भी इसका अनुश्रवण किए जाने का निर्देश दिया। जिला पदाधिकारी के द्वारा सदर अस्पताल में सघन नियंत्रण पखवाड़ा के उद्घाटन के बाद निर्माणाधीन ऑक्सीजन गैस प्लांट का निरीक्षण भी किया गया। वहीं निरीक्षण के क्रम में बिजली विभाग द्वारा लगाए जा रहे ट्रांसफार्मर को अतिशीघ्र अधिस्थापित कराने व ऑक्सीजन गैस प्लांट के लिए संबंधित एजेंसी से समन्वय स्थापित कर 100 समय कार्य पूर्ण कराए जाने का निर्देश दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजू यादव के द्वारा जयनगर निवासी धनिक लाल यादव को जयनगर के अनुमंडल अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है। इसके बाद अन्य कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के जिलाध्यक्ष राजू यादव और प्रधान सचिव पवन कुमार ने जयनगर निवासी धनिक लाल यादव को जयनगर अनुमंडल अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया है। साथ ही बासोपट्टी से सतीश कुमार व लदनिया लाल बिहारी वर्मा को 1 सप्ताह के अंदर शिक्षकों के समस्याओं को लेकर बैठक आयोजित करने की बात कही है। नव पदस्थापित अनुमंडल अध्यक्ष धनिकलाल यादव ने कहा कि निगरानी पोर्टल पर डॉक्यूमेंट लोड करने में शिक्षकों को हो रही समस्याओं को लेकर निदेशक को पत्राचार किया गया है। अनुमंडल अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षकों के हर समस्याओं को लेकर वह तत्पर हैं। बैठक बुलाने का बात किया हूं, वहां जो भी शिक्षक की समस्या होगा मैं उस शिक्षक समस्या के निराकरण के लिए उस पे वहाँ के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से बात करेंगे और त्वरित निष्पादन करने का काम करेंगे। अब जयनगर के मूल निवासी भी हैं, जयनगर के शिक्षकों के लिए, और जिस तरह से मैं जयनगर, लदनिया और बासोपट्टी के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, उसी तरह से जयनगर का मैं निवासी हूँ। निश्चित रूप से जयनगर के शिक्षकों के लिए भी मेरा
वही ध्येय हो, श्रेय होगा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हुआ धनीक लाल यादव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जयनगर अनुमंडल अध्यक्ष। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। यूं तो सूबे में बाढ़ की खस्ता हालत से हर कोई अवगत है। प्रशासनिक पदाधिकारी, स्थानीय समाज सेवी से बाढ़ पीड़ित तक इससे जूझ रहे हैं। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर का वार्ड 8, जहां साल भर के 11 महीने यहां लोग जल जमाव से त्रस्त रहते हैं। यहां के लोग इस नर्क में जीने को विवश हैं। आइए आपको विस्तार से दिखाते हैं यहां की बदहाली। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के वार्ड 8 के तकरीबन 30 परिवार नर्क की जिंदगी जीने को विवश हैं, जहां साल के 1 महीने ही सूखे में रहते हैं और 11 महीने बारिश के घुटने तक जल जमाव में समय बिताते हैं। पानी की सरांध की बदबू के कारण आए दिन परिवार के सदस्य बीमारियों का शिकार रहते हैं और हजारों रुपए दवा व इलाज के नाम पर खर्च करने को मजबूर रहते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि मानसून का आगमन होते ही इन परिवारों का रूह कांपने लगता है। उस टोले से पीसीसी बुनियादी विद्यालय के समीप तक 2 साल पहले पीसीसी सड़क बनी, लेकिन उसमें इतनी अनियमितताएं बरती गई कि बनने के साथ ही टूटकर बिखरने लगी। इन दिनों उस पीसीसी सड़क पर भी घुटने तक बारिश का पानी लगा है, जिस पर काई लगने से फिसलन बढ़ चुकी है। बीच बीच में टूटी सड़क और ऊपर से घुटने तक के पानी से रोजाना आवाजाही करने के दौरान असहाय वृद्ध, दिव्यांग महिलाएं और बच्चे पानी में ही गिरकर घायल हो जाते हैं। सिर्फ सड़क पर ही बल्कि आंगन और घर में भी जल जमाव की यही स्थिति है। लंबे दिनों से जल जमाव बने रहने के कारण जयकांत मिश्र, ललन साह और पंकज मिश्र का घर गिरकर ध्वस्त हो चुका है। उधर पॉलिथीन और नीचे पानी बैठकर लाठी के सहारे आवाजाही कर समय बिता रहे जयकांत मिश्र ने कहा कि उनकी दशा कोई देखने वाला नहीं है। पानी में कई बार गिर चुके हैं, हाथ पैर चोटिल हो चुके हैं। गनीमत है कि लोग अभी जिंदा हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार में पिछले 15 दिनों से वह खुद, उनकी पत्नी और पुत्र बीमार पड़े हैं। कमोबेश यही हाल मोहल्ले के हर लोगों का है। लोगों का कहना है कि साल के 11 महीने यही स्थिति बनी रहती है। इस बाबत बीडीओ रवि रंजन ने कहा कि अभी नए वह आए हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समस्या का निदान का हर संभव प्रयास जरूर करेंगे। रुपया दिलिए तो मिल शंकर हम सब अपने स्तर से जी अपने यहाँ से इंदिरा आवास में हमर पिताश्री बैजनाथ मिश्रा के नाम से पाई अल और उठलखिन दोसर आदमी, बीच के दलाल जो है से उठा लेलखिन। कहिया के बात मोटा मोटी 10 साल वो खोजलिए नहीं है ओकरा कि हमरा नाम से उठलौं त हमरा बाहर रहै छी, अबै छी, चलि जाइ छी। अच्छा, की नाम भेल अपने के? दीपक मिश्रा, घर शाहपुर। केना फेर हमेशा एही बाटे निकलल। अच्छा, सब एही बाटे निकले छै। हां, करीब करीब पानी जे छै से 10 से 11 महीना रहे छै। महीना साल में 1 महीना जे गर्मी के टाइम पड़े छै ओही टाइम में सुखाय छै, नहीं तो बाद बाकी एनाइते रहे छै। 12 मास सब हेल कर रहे छै। 10 महीना से 11 महीना पानी हर बेर रहे छै। आज उम्हर बहुत सारा आदमी के घर के अंदर में, अंगना तो छोड़ दो, घर के अंदर में बैठे उन पानी। पानी धीरे धीरे सड़े छै, सड़ला के बाद यही में बदबू पहले तो पूरा बीमारी के हर बेर के एतबे नाटक छै, हर बेर के एतबे नाटक छै। कोनो नहीं पहल करे छै प्रशासन पर? कोनो पहल नहीं करे छै प्रशासन मतलब सरकारी कोनो तंत्र जे छै से सरकारी तंत्र एकरा देखल लेल क्यों नहीं चाहे छै, क्यों एकर बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री,
बड़ा बाजार मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने एक 20 वर्षीय लड़की के शव को संदेहास्पद स्थिति में किया बरामद। क्षेत्र में कई तरह के चर्चे। बेनीपट्टी के सरसब में बछराजा नदी में डूबकर एक किसान की हुई मौत, गोताखोर कर रहे शव का खोजबीन। खजौली थाना क्षेत्र के घुसकी पट्टी गांव में मोइन में डूबने से एक युवक की हुई मौत। बिस्वी प्रखंड के कटैया बरहा परसौनी के बीच बहने वाली कोसी नहर की धारा से एक महिला का शव हुआ बरामद। शिनाख्त में जुटी पुलिस। बासोपट्टी के छतौनी सिमरारी के बीच ईंट चिमनी के निकट पानी से बरामद हुआ अज्ञात व्यक्ति का शव। जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मधुबनी संतू नगर के बाल गृह का किया निरीक्षण। पदाधिकारियों को दिए कई निर्देश। जयनगर अंचल में सुधीर कुमार ने नए अधिकारी के रूप में किया पदभार ग्रहण। शिशु मृत्यु दर में कमी लाने को लेकर 15 जुलाई से 29 जुलाई तक शुरू हुआ सघन दस्त नियंत्रण पखवाड़ा। जिला पदाधिकारी ने सदर अस्पताल में किया उद्घाटन। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ में जयनगर निवासी धनिकलाल को अनुमंडल अध्यक्ष पद पर किया गया मनोनीत। नर्क की जिंदगी जीने को विवश है बेनीपट्टी शाहपुर के वार्ड 8 के दर्जनों परिवार। साल में 11 माह बिताते हैं जल जमाव में समय। वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में कमी के कारण हरलाखी के टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने किया हंगामा। अस्पताल कर्मियों ने कहा 340, लोगों ने कहा सिर्फ 200 लोगों ने करवाया है कोरोना टीकाकरण। अपनी मांगों के समर्थन में भाकपा माले ने बेनीपट्टी ब्लॉक पर दिया धरना। कोरोना से हुई मौत पर सरकार को अविलंब मुआवजा देने की मांग। जयनगर में भाकपा कोरहिया शाखा की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई संपन्न।
मजबूती व विस्तार को लेकर हुए कई चर्चे। और बिहार प्रांत के राज्यव्यापी कार्यक्रम आरोग्य मिशन संजीवनी के तहत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मिशन को किया संपन्न। लगातार किया गया पौधारोपण। एक और जहां स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन आगामी 20 जुलाई तक मधुबनी जिला को कोरोना टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित करने की दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर जिला भर के विभिन्न इलाकों से कोरोना टीकाकरण केंद्र पर हो रहे हंगामा और टीकाकरण में कमी की कई खबरें सामने आ रही है। इसी बीच एक बार फिर गुरुवार को हरलाखी प्रखंड के टीकाकरण केंद्र पर टीका की कमी के कारण स्थानीय लोगों ने हो हंगामा किया। इतना ही नहीं, वहां 1:30 बजे सेंटर बंद कर दिया गया क्योंकि कोरोना का टीकाकरण संभव नहीं था। गौरतलब है कि जब वहां स्वास्थ्य कर्मियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि दिन के 1:30 बजे तक तकरीबन 340 लोगों का टीकाकरण किया गया था। वहीं स्थानीय लोगों ने दावा किया कि मात्र 200 लोगों का टीकाकरण हुआ है। बहरहाल सच और झूठ क्या है, ये बाद में पता लगाया जाएगा। पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि टीका की कमी के कारण केंद्र पर कैसे हो रहा है हंगामा। हरलाखी प्रखंड में कोविड का वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं रहने के कारण गुरुवार को मध्य विद्यालय उमगांव प्रखंड टीकाकरण सेंटर पर काफी हो हंगामा किया गया, जहां थाना पुलिस आकर लोगों को समझाई बुझाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। उसके बाद उस सेंटर को बंद कर सभी कर्मी चले गए, जिसको लेकर वैक्सीन लेने आए लाल बाबू शर्मा समेत कई लोगों में गुस्सा फूटने लगा। फिर थक हार कर निराश होकर सब वापस अपने घर चले गए। सेंटर पर तैनात नोडल पदाधिकारी मोहम्मद खालिद ने बताया कि आज 340 लोगों को टीका लगाया गया है, जबकि सेंटर के लोगों ने साक्ष्य दिखाते हुए कहा कि 200 लोगों को भी टीका नहीं लगाया गया है और 1:30 बजे ही सेंटर को बंद कर दिया गया है। वहीं 60 पंचायत के मुखियापति मोहम्मद इजहार ने कोविड सेंटर की व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग चिकित्सा पदाधिकारी से की है। उन्होंने अपील किया है कि अपने और उनके परिवार के खातिर हर नागरिक को कोविड का वैक्सीन जरूर लेना चाहिए। 349 से पड़ गया है तो 198 भी नहीं हुआ है, तो जैसे इसका मतलब है क्या नाम हो हुआ रहता तो पड़ा रहता। राम बिहारी महतो, घर का पिपरौन। वैक्सीनेशन सेंटर पर यहाँ पर लोगों के द्वारा शोर शराबा किया जा रहा है कि वैक्सीन नहीं दिया जा रहा है, हमें कुछ लोगों का आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? वैक्सीन उपलब्ध जो हुआ था ना, वो वैक्सीन पड़ गया है, खत्म हो गया है, इसलिए अब जो आगे जो वैक्सीन आएगा ना फिर पड़ेगा। आज करीब कितने लोगों को वैक्सीन हुआ? मुख्यालय में 340 आदमी का वैक्सीन हुआ है। अभी फिलहाल स्टॉक में वैक्सीन नहीं, स्टॉक में वैक्सीन नहीं है। क्या हुए आप अपने परिचित बताइए। मेरा नाम मोहम्मद खालिद हुआ, नोडल कोविड-19 CSC हरलाखी। अपने परिवार का जीवन का रक्षा करें। लेकिन यहाँ ये देखा जा रहा है कि जनता तो उत्सुक है, महिला पुरुष सब आते हैं वैक्सीन सेंटर पर, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर उपलब्ध नहीं होता है। लड़ाई झगड़ा का भी बातें आ रही है, यानी वैक्सीन सेंटर पर सिस्टम सरकार का या विभाग का दुरुस्त नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर लड़ाई झगड़ा तक उतारू हो जाते हैं। और यहाँ पर समय से पहले सेंटर को बंद कर दिया गया। यहाँ पर बहुत सारे लोग वापस जा रहे हैं निराश होकर, जो सुबह से आए थे भर दिन यहाँ पर रुके हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग करके आए हैं। बावजूद ये सिस्टम है सरकार का, विभाग का। हाँ, ये तो हम लोगों के बस की बात नहीं है, ये तो सरकार को चाहिए कि वैक्सीन उपलब्ध करावे। और यहाँ हमने भी देखा है कि वैक्सीन कम है और पब्लिक का यहाँ भीड़ ज़्यादा लगता है, जिससे मारपीट होने का संभावना कई बार बना है। कैसे बड़ी मुश्किल से हमने भी और मैं अपने पत्नी को भी सुई लिया है, बड़ा मुश्किल से लिया है। लेकिन सरकार को चाहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा करके यहाँ भेजें। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब आज जो झगड़ा लड़ाई हो गया तो पुलिस तक आप पहुँची थी? हाँ, प्रशासन भी आई थी। बगैर प्रशासन का भीड़ तो कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है, क्योंकि वैक्सीन कम होता है और जनता पब्लिक ज़्यादा हो जाता है, भीड़ ज़्यादा हो जाता है। ये समस्या है, ये अपने देखा जा रहा है। परिचय बता दीजिए आप। मैं सुदगांव पंचायत मुखियापति मोहम्मद इजहार। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी भाकपा माले अंचल इकाई ने राज्यव्यापी आंदोलन के तहत बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कोविड
से मृतक परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने, साथ ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। बेनीपट्टी प्रखंड के शाहपुर पंचायत के वार्ड 8 के तकरीबन 30 परिवार नर्क की जिंदगी जीने को विवश हैं, जहां साल के 1 महीने ही सूखे में रहते हैं और 11 महीने बारिश के घुटने तक जल जमाव में समय बिताते हैं। पानी की सरांध की बदबू के कारण आए दिन अन्य परिवार के सदस्य बीमारियों का शिकार रहते हैं और हजारों रुपए दवा व इलाज के नाम पर खर्च करने को मजबूर रहते हैं। स्थिति इतनी खराब है कि मानसून का आगमन होते ही इन परिवारों का रूह कांपने लगता है। उस टोले से पीसीसी बुनियादी विद्यालय के समीप तक 2 साल पहले पीसीसी सड़क बनी, लेकिन उसमें इतनी अनियमितताएं बरती गई कि बनने के साथ ही टूटकर बिखरने लगी। इन दिनों उस पीसीसी सड़क पर भी घुटने तक बारिश का पानी लगा है, जिस पर काई लगने से फिसलन बढ़ चुकी है। बीच बीच में टूटी सड़क और ऊपर से घुटने तक के पानी से रोजाना आवाजाही करने के दौरान असहाय वृद्ध, दिव्यांग महिलाएं और बच्चे पानी में ही गिरकर घायल हो जाते हैं। सिर्फ सड़क पर ही बल्कि आंगन और घर में भी जल जमाव की यही स्थिति है। लंबे दिनों से जल जमाव बने रहने के कारण जयकांत मिश्र, ललन साह और पंकज मिश्र का घर गिरकर ध्वस्त हो चुका है। उधर पॉलिथीन और नीचे पानी बैठकर लाठी के सहारे आवाजाही कर समय बिता रहे जयकांत मिश्र ने कहा कि उनकी दशा कोई देखने वाला नहीं है। पानी में कई बार गिर चुके हैं, हाथ पैर चोटिल हो चुके हैं। गनीमत है कि लोग अभी जिंदा हैं। 5 सदस्यों वाले परिवार में पिछले 15 दिनों से वह खुद, उनकी पत्नी और पुत्र बीमार पड़े हैं। कमोबेश यही हाल मोहल्ले के हर लोगों का है। लोगों का कहना है कि साल के 11 महीने यही स्थिति बनी रहती है। इस बाबत बीडीओ रवि रंजन ने कहा कि अभी नए वह आए हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समस्या का निदान का हर संभव प्रयास जरूर करेंगे। धरना पे बैठा, क्या मांग है? हम लोग का मांग है, जो एक तरफ सरकार कह रहा है जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने वाला है और अभी तक दूसरी लहर बीत गया, फिर भी पंचायत में बंद पड़े हैं उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको चालू नहीं किया गया है। रेफरल अस्पताल तक बंद है, जिसको चालू नहीं किया गया है। वहाँ न डॉक्टर की व्यवस्था है, न सुई की व्यवस्था है, न दवाई की व्यवस्था है। हम लोग सरकार से धरना के माध्यम से मांग करते हैं, जो अभी भी जिस पंचायत में बंद है उप स्वास्थ्य केंद्र, उसको चालू किया जाए, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था किया जाए। रेफरल अस्पताल जो बंद है उसको चालू किया जाए। पंचायत में अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हुआ है, वो भी बंद है, जिसको चालू किया जाए और वहाँ डॉक्टर, दवा की व्यवस्था हो, जहाँ आम आवाम की इलाज की गारंटी हो। हम लोग सरकार के माध्यम से या धरना के माध्यम से मांग करते हैं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को जयनगर के कोरहिया शाखा कार्यालय पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक संपन्न हुई। इसमें मुख्यतः संगठन की मजबूती और विस्तार को लेकर कई प्रकार के चर्चे किए गए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कोरहिया शाखा की बैठक गुरुवार को जयनगर पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक में पार्टी संगठन को मजबूत करने, पंचायत चुनाव की तैयारी, महंगाई व भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन, भूमिहीनों को वासगीत का पर्चा दिलाने, भूमि आंदोलन और देश एवं राज्य की मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सचिव मंडल सदस्य सूर्य नारायण महतो ने कहा कि एक तरफ जनता कोरोना जैसी बीमारी से तबाह है, तो दूसरी तरफ महंगाई व भ्रष्टाचार से परेशान है। किसान, मजदूर और बेरोजगार तबाह हैं। सरकार 5 किलो अनाज मुफ्त में देकर अपनी जवाबदेही से भाग रही है। कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। उन्होंने कहा कि सीपीआई केंद्र और राज्य सरकार से कोरोना से आर्थिक तंगी झेल रहे सभी व्यक्तियों और बेरोजगारों को 10,000 रुपए सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग करती है। मधुबनी जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित कर सभी बाढ़ पीड़ित परिवारों को मुआवजा की राशि उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। सीपीआई जिला परिषद सदस्य कर्णेश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय नल जल जन वितरण प्रणाली सहित सभी कल्याणकारी योजनाओं में लूट मची हुई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 9 जुलाई से राज्यव्यापी कार्यक्रम आरोग्य मिशन संजीवनी के तहत हो रहे पौधारोपण कार्यक्रम का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 15 जुलाई को समापन किया गया। इसके तहत जिला भर के विभिन्न इलाकों, विभिन्न विद्यालय, महाविद्यालय समेत कई जगहों पर तकरीबन 8 लाख पौधे लगाए गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के राज्यव्यापी कार्यक्रम
आरोग्य मिशन संजीवनी के तहत पौधारोपण कर रही है। जिला इकाई मधुबनी के कार्यकर्ताओं ने लगातार 7वें दिन जगह जगह जाकर पौधारोपण किया है। प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनीष पासवान व रोहित झा के नेतृत्व में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। वहीं मधुबनी जिला के पूर्व जिला संयोजक व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा एवं विश्वविद्यालय संयोजक राकेश साहू ने कहा कि परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। संगठन के द्वारा समय को देखते हुए राष्ट्र हित, समाज हित में कार्यक्रम चलाए जाते हैं। कोरोना काल के बीते 2 वर्षों से हमने देखा है कि शुद्ध हवा हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना आवश्यक है। ऑक्सीजन के अभाव के कारण बहुत से लोगों की जान चली गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व जिला संयोजक व वर्तमान प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक कुशवाहा ने कहा कि संगठन के कार्यकर्ता पूरी सक्रियता से आरोग्य मिशन संजीवनी के लक्ष्य को पूरा करने में लगे हुए हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को एक संतुलित वातावरण दे सके। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ध्रुव कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार प्रांत के द्वारा स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर आरोग्य मिशन संजीवनी का शुभारंभ किया गया। 9 जुलाई से 15 जुलाई तक यह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे बिहार भर में लगभग 10 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। पूरे बिहार प्रांत के द्वारा 10 लाख का लक्ष्य लिया गया था। इसमें आज हम लोग 7,000 सेवक पौधारोपण किए। आज स्थानीय जैन कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य महोदय के अध्यक्षता में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। आज सभी को नमस्ते। अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का बिहार प्रांत जो मिशन आरोग्य संजीवनी चल रहा है, इसके तहत हम लोग अभी तक पूरे जिला भर में 10,000 लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 7,000 पौधा लगा चुके हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब सक्रिय कार्यकर्ता है। सभी ने इसमें पूरा लगन मेहनत से जितना हुआ उतना ले करके पूरे मधुबनी जिला भर में पौधारोपण किया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।